अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद फाइज शबीर। और आज की वीडियो में इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ना मनस्टैक के बारे में गाइड करूँगा और आपको बताऊँगा उसका एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करते हैं और इस तरह के रिलेटेड चीज़ें जितनी भी है मनस्टैक है वो थोड़ी सी बताऊँगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मनस्टैक बेसिकली होता क्या है। तो मनस्टैक बेसिकली आपके पास चार चीज़ों का मिक्सचर है। मन से एम फॉर मोंगोडीबी, ई फॉर एक्सप्रेस और आर फॉर रिएक्ट और एन फॉर नोड जेएस। तो इस वीडियो मस्टैक को स्टार्ट करने से पहले आपके पास कुछ बेसिकली रिक्विजिट चीज़ है मस्टैक के लिए। तो उसके अंदर आपको HTML आना चाहिए, आपको CSS का पता होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल ही बेसिक नॉलेज अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कि ऑलमोस्ट ही जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही होती है। अगर आप जावास्क्रिप्ट के साथ काम करें नहीं तो आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो, जो कि हम इस वीडियो के अंदर टाइपस्क्रिप्ट ही यूज़ करेंगे। और उसके बाद थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए डेटाबेस के बारे में, डेटाबेसेस होते क्या हैं और काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मन स्टैक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। तो मनस्टैक बेसिकली चार टेक्नोलॉजी से मिक्सचर, चार टेक्नोलॉजीज़ को मिला के बना है। पहले मैंने बताया मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस और नोड जेएस। यहाँ पे एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड जेएस वो जावास्क्रिप्ट के बेसिकली फ्रेमवर्क्स हैं, और रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी है रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की क्लाइंट साइड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। और मोंगोडीबी आपके पास एक डाटाबेस है जो डॉक्यूमेंट डाटाबेस है, बेसिकली इसके अंदर जैसा फॉर्मेट के अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम देख लेते हैं कि रिएक्ट जेएस मनस्टैक एप्लीकेशन वर्क कैसे करती है थोड़ी सी। तो बेसिकली जो आपका वेब इंटरफेस होता है वो आपका रिएक्ट जेएस के अंदर बना होता है। उसके बाद जो आपका डेटाबेस होता है वो मोंगोडीबी के अंदर होता है। तो ये रिएक्ट जेएस के अंदर जितना भी हम काम कर रहे होते हैं और जो डाटा फेचिंग हो रही होती है वो मोंगोडीबी के अंदर से जो डाटा स्टोर होता है उसके अंदर से हो रही होती है, और जो बीच में बैकएंड का काम होता है वो हमारे पास नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस काम कर रहे होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो एक्सप्रेस जेएस बेसिकली आप दोनों आपकी जो एप्लीकेशन है फ्रंट एंड और आपका डेटाबेस है उसके अंदर एक ब्रीफ प्रोवाइड करता है आपका डाटा फैचिंग के लिए, डाटा रीडिंग के लिए, ये सब कुछ के लिए ना, डाटा अपलोडिंग होगी, डिलीटिंग जो भी है आपकी। ठीक है, और नोड जेएस बेसिकली आपका जो एक्सप्रेस जेएस है उसको एक फ्रंट एंड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि वो अपना काम आसानी से कर सके। ठीक है, आगे मोंगोडीबी एक नॉन एसक्यूएल डेटाबेस है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अपना डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है, और इसके अंदर डाटा जो स्टोर होता है वो जेसन फॉर्मेट के अंदर होता है, और ये बीस ऑन यूज़ करती है, बीस ऑन क्यूरी यूज़ करती है डेटाबेस के अंदर, जो है बाइनरी जेसन फॉर्मेट। ठीक है, उसके बाद नोड.js आपके पास एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है क्रोम वर्जन 8 जावास्क्रिप्ट के ऊपर। ठीक है, और ये बेसिकली एक सर्वर क्रिएट कर देता है जिसके थ्रू आपका जो एक्सप्रेस.js है वो दोनों रिएक्ट.js और बैकएंड के ऊपर आपका जो है डेटाबेस उसके अंदर आपकी स्टोरेज वगैरह करा सकता है। ठीक है, एक ब्रिज का काम करता है बेसिकली एक्सप्रेस.js, और उसको जो बाउंड कर रहा होता है वो नोड.js कर रहा होता है। उसके बाद एक्सप्रेस.js पहले होता है एज ए ब्रिज यूज होता है, जो आपकी राउटिंग रिक्वेस्ट भी होती है, जिसके अंदर आप डाटा फेच कर रहे हो या डाटा अपलोड कर रहे हो या जो भी इस तरह का मिडल लेयर्स के साथ काम हो जाता है वो सारा एक्सप्रेस.js देख रही होती है। उसके बाद रिएक्ट.js जो है एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है यूजर इंटरफेसेस बनाने के लिए, और रिएक्ट.js नॉट जस्ट फॉर वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर भी यूज़ हो रही होती है, और उसको हम रिएक्ट नेटिव कहते हैं। तो ये रिएक्ट.js हम यूज़ क्यों करते हैं, वाई टू यूज़ रिएक्ट.js, जबकि हम HTML के अंदर भी तो एप्लीकेशन बना ही सकते हैं, हम बना सकते हो। बट रिएक्ट.js का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका एक कंपोनेंट बेस में आ जाता है काम। जैसे कि HTML होता है उसके अंदर अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपके पास कंपोनेंट की एग्जांपल लेता हूँ, नेव बार। तो हम नेव बार बना रहे हैं तो हमें ना उसका कोड हर पेज के ऊपर दोबारा दोबारा कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, या इस तरह की चीज़ें जो भी है वो करना पड़ता है। जबकि रिएक्ट.js के अंदर ये नहीं होता। आप रिएक्ट.js के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक कंपोनेंट बना लिया नेव बार का, और आपने जस्ट वो एक जगह पे पेस्ट कर दिया, जिसको हम एफ.js की जो इंडेक्स फाइल होती है उसके अंदर पेस्ट कर दिया, और बाकी उसके नीचे बाकी जो इतने कंपोनेंट्स हैं वो रेंडर कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपका नेव बार है ना वो जैसे ही वेबसाइट लोड होती है या पेज चेंज होता है या जो भी लोडिंग के थ्रू काम हो रहा होता है, तो जब भी होता है तो आपका जो नेव बार है ना वो दोबारा दोबारा लोड नहीं होता है। इससे क्या होता है, इससे आपकी एक मेमोरी लॉस कम हो जाता है, आपके यहाँ जो यूसेज ऑफ इंटरनेट है या इस तरह की यूसेज ऑफ नेट है, नेटवर्किंग है, वो आपका कम हो जाता है, और आपका जो एप्लीकेशन है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम देख लेते हैं कि रिएक्ट वर्क कैसे करता है। सो बेसिकली रिएक्ट क्या करता है कि आपका ना एक ब्राउजर के अंदर डोम होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जितनी भी वेबसाइट है जब लोड होती है ना उसका जो पेज शो हो रहा था उसका आपका डाटा जो है ना डोम के अंदर स्टोर हो जाता है। तो रिएक्ट क्या करता है, उस डोम की बजाय उस डोम और वेब पेज के दरमियान एक वर्चुअल डोम बना देता है। अब जितनी भी चेंजिंग्स होती है ना और जितनी वेबसाइट के ऊपर डाटा आता है वो बेसिकली सबसे पहले आपके पास वर्चुअल डोम के अंदर स्टोर होता है, और वेब पेज के ऊपर आपका जितना भी रिफ्लेक्ट हो रहा होता है वो वर्चुअल डोम के थ्रू हो रहा होता है, रियल डोम के अंदर आपका डाटा जाता नहीं है। हाँ, जब आप एक बार काम हो गया है आपका, फॉर एग्जांपल आपने मैंने पहले बताया कि नोट अपना नेविगेशन बार जो है वो एक बार ही लोड होनी है, तो वो क्या करेगी, वो आपके ना रियल डोम में नहीं जाएगी, वो वर्चुअल डोम के अंदर ही रहेगी और बार बार लोड नहीं होगी, क्योंकि रियल डोम के अंदर जब भी डाटा जाएगा वो बार बार लोड होगा। ठीक है, ओके। सो नोट जेएस हमने देख लिया कि मॉन्स्टर क्या होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें अपने पीसी के ऊपर नोट जेएस इंस्टॉल करनी है, अपना सॉरी मॉन्स्टर का इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने नोट जेएस की वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, और वहाँ पे आपने ना सबसे पहले अपना नोट जेएस इंस्टॉल कर लेना है।
सो नोट.js इंस्टॉल करने के दो यहाँ पे वर्जन आपको मिलेंगे, एक करंट वर्जन होगा और एक एलटीएस वर्जन होगा। तो आपने एलटीएस वर्जन इंस्टॉल करना है। करंट वर्जन की रिकमेंडेशंस नहीं होती, रेकमेंड यही किया जाता है कि आप एलटीएस वर्जन इंस्टॉल करें, क्योंकि वो स्टेबल वर्जन होता है, उसके अंदर एरर्स के चांसेस कम होते हैं। और उसके बाद विंडोज़ है या लिनक्स है जो भी आपका, और 64 बिट है या ARM है जो भी है, तो उसके मुताबिक आपने डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। जब तक ये डाउनलोड होता है हम अपने नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं जो आपको डाउनलोड करनी है, वो है आपके पास गिट। सो गिट क्या है? तो गिट बेसिकली आपके पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जो आपकी जो भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर चेंजिंग्स को ट्रैक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो आपने वो भी डाउनलोड कर लेना है। गिट डाउनलोड यहाँ से होगा, आपने 64 बिट या 32 बिट जितना भी आपका वो कंपेटेबल है उसके हिसाब से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब नोट.js जब डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपने इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे, नेक्स्ट। अच्छा, लास्ट स्टेप के ऊपर जब आप ये देखोगे ये वाली स्लाइड, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है कि ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नेसेसरी टूल्स। तो ये क्या करेगा, नोट.js के साथ साथ वो सारे टूल्स भी इंस्टॉल कर देगा जो आपके नेसेसरी हैं नोट.js को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे। तो मेरे पास इंस्टॉल है, मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा दोबारा। ठीक है, आपने इंस्टॉल पूरा करना है और उसके बाद एक आपके पास पावर शेल की विंडो ओपन होगी। आपने उसके ऊपर कुछ नहीं करना, वो थोड़े टाइम लगाएगी, उसके अंदर थोड़े टूल्स वगैरह डाउनलोड होंगे, इंस्टॉल होंगे, तो उसका थोड़ा सा टाइम देना है आपने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम गिट डाउनलोड करेंगे। गिट डाउनलोड करने के बाद जब तक गिट डाउनलोड होती है हम नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए मोंगोडीबी, अपना बैकएंड। अच्छा, मोंगोडीबी जो है ना, वो आपके पास दो तरह से काम कर सकती है। ठीक है, आप या तो उसको लोकली भी चला सकते हो या आप उसको चला सकते हो क्लाउड के ऊपर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि आप लोकली भी चला सकते हो और क्लाउड के ऊपर भी चला सकते हो। सो बेसिकली जो मोंगोडीबी है ना, वो आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपने लोकल मशीन के ऊपर एक सर्वर बनाओ मोंगोडीबी का, और फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग, जस्ट फॉर टेस्टिंग, कि आपको बार बार क्लाउड बेस ना जाना पड़े, आप यहाँ पे भी अपनी लोकल मशीन के ऊपर ही टेस्ट कर लो कि आपका डेटाबेस कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड। ठीक, तो उसके लिए क्या करना है, आपने चले जाना है मोंगोडीबी की वेबसाइट के ऊपर और वहाँ पे अपने कम्युनिटी सर्वर को डाउनलोड कर लेना है। या वैसे गूगल पे लिखोगे तो इसके ऊपर वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, तो आपने कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड कर लेना है और वही यहाँ पे करंट वर्जन डाउनलोड कर लेना है, विंडोज़ है या जो भी है, और MSI वर्जन करना है, जिप वर्जन नहीं करना। अगर आप जिप वर्जन की तरफ जाते हो तो आपको मैनुअली सब कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा, कन्फिगर करना पड़ेगा। ठीक है, MSI आपका लिए सब कुछ कर देगा। ठीक है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने जैसे उसको इंस्टॉल कर लेना है। ये भी थोड़ा सा टाइम लेगी क्योंकि सर्वर बनेगा और उसके बाद स्टार्ट होगा। और नेक्स्ट थिंग हमें जो है वो देख लेनी है, वो है मोंगोडीबी कंपास। ठीक है, तो सो मोंगोडीबी कंपास क्या है, वो बेसिकली आपके पास एक GUI इंटरफेस प्रोवाइड करता है मोंगोडीबी के लिए, कि आप अपना डाटा जो है वो विजिबली देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो एक UI के अंदर, यूज़र इंटरफेस के अंदर। अच्छा, मोंगोडीबी कंपास का मैं आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ। सर्वर का इंटरफेस नहीं होगा, तो वो जस्ट एक सर्वर है नोट.js की तरह जो आपकी कंपास को पावर दे रहा है। ठीक है, अच्छा, जब तक वो स्टार्ट होता है तो अच्छा हो गया। तो ये बेसिकली आपके पास इंटरफेस होगा, आपके पास ये चीज़ें नहीं शो हो रही होंगी। तो आपके पास ये कंपास है और आपने आना है, और जब आपने कंपास स्टार्ट करना है, आपने कनेक्ट करना है, न्यू विंडो ओपन होगी। न्यू विंडो ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे करना है न्यू कनेक्शन करने के बाद कनेक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, जब आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे ना, तो मे भी हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे एरर दे दे कि भाई कैन नॉट कनेक्ट और इस तरह की चीज़ें। तो उसको टैकल करने के लिए आपने ये चेक कर लेना है कि आपकी जो सर्विसेज हैं उसके अंदर आपका मोंगोडीबी सर्वर जो है ना वो रनिंग है। तो उसको कैसे चेक करना है, आपने सर्च में लिख लेना है सर्विसेज, और यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे आपने देखना है मोंगोडीबी सर्वर ये वाला। तो आपने ये देखना है कि ये रनिंग में है या नहीं है। अगर तो रनिंग में है तो वेल एंड गुड है, आपको कोई रनिंग है। अगर रनिंग में नहीं है तो आपने जस्ट यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपका मोंगोडीबी सर्विस चल जाएगा, तो और उसके बाद आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका। और जो दूसरा तरीका है वो है हम क्लाउड बेस अगर चले जाएँ, तो क्लाउड बेस इस वीडियो के अंदर मैं क्लाउड बेस ही यूज़ करूँगा, ना कि हम लोकल पे चलेंगे, ताकि मैं आपको ये भी बता दूँ कि क्लाउड के ऊपर हम कैसे काम करते हैं। तो क्लाउड के ऊपर जाने के लिए आपने सबसे पहले जो एटलस है इसके अंदर आपने लॉगिन कर लेना है। सिंपल है, आपने यहाँ पे लिख लेना है मोंगोडीबी लॉगिन। और यहाँ से गिटहब या गूगल के थ्रू आपने लॉगिन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही लॉगिन करोगे मैंने लॉगिन किया हुआ है पहले, तो मेरा डाटा लॉगिन हो जाएगा। तो जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा।
अगर आपके पास पहले से कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आपके पास ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं है पहले से पड़ा हुआ, कोई इसके बाद प्रोजेक्ट नहीं बनाया हुआ है, तो आपके पास ये इंटरफेस नहीं आएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा प्रोजेक्ट जीरो वाला। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जस्ट ये जो कॉर्नर के अंदर एटलस लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना। एटलस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी। मेरे पास 3-4 प्रोजेक्ट बने हुए हैं, आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, मे बी प्रोजेक्ट जीरो हो आपके पास। तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसका नाम दे देंगे मैं दे देता हूँ DSC वीडियो। ठीक है, और उसके बाद जस्ट नेक्स्ट ऑनर मैं हूँ, तो यहाँ पर क्लिक क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना। ठीक है, ओके। अब प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले आना है नेटवर्क एक्सेस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस के अंदर आके आपने यहाँ लिखना है ऐड करंट आईपी एड्रेस, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सॉरी गलती होगी, इसके ऊपर नहीं लिखना है, इसके ऊपर क्लिक करना है ऐड आईपी एड्रेस, और यहाँ पे लिख देना ये जो बटन लिखा हुआ है ना, आई अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, इसके ऊपर क्लिक करके कंफर्म कर देना। अब जब आप इसके ऊपर कंफर्म करोगे ना, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इससे क्या होगा, बेसिकली आपकी जो ऐप आपका जो ये बना है मोंगोडीबी का मोंगोडीबी का डाटाबेस बना है, आपको इसको कहीं से भी किसी भी आईपी एड्रेस से एक्सेस कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे जस्ट अपना सिंगल आईपी एड्रेस ऐड करते हो, तो आप जस्ट इसी पीसी के इसी आईपी के ऊपर ही इसको एक्सेस कर सकते हो, किसी और आईपी के ऊपर एक्सेस नहीं कर सकते। और फिर आपको जब आप कनेक्ट करोगे तो एरर देगा। ठीक है, आपने सबसे पहले आना है ऐड आईपी एड्रेस पे और ऐड करंट नहीं, सॉरी, ऐड एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर वाला, उसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, अच्छा सॉरी, अच्छा नेक्स्ट हमने जाना है डाटाबेस के अंदर, और डाटाबेस के अंदर आने के बाद हमने यहाँ पे एक न्यू डाटाबेस क्रिएट कर देना है। ठीक है, बिल्ड डाटाबेस। अच्छा, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं आपके पास। यहाँ पे आप ये वाला चूज़ कर सकते हो, यहाँ सर्वरलेस की तरफ जा सकते हो, यहाँ फ्री स्टोरेज की तरफ जा सकते हो। फ्री स्टोरेज में आपके स्टोरेज भी कम होती है और मेमोरी भी शेयर होती है, तो फॉर टेस्टिंग पर्पसेस ये बेस्ट है। अगर आपने इन केस इसको एक्सपेंड करना है, आपकी एप्लीकेशन बढ़िया, तो आप फर्दर इन चीज़ों में जा सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसको ऑन क्लिक कर देना है। इससे बेसिकली क्या होगा कि आपके पास एक ना एक सैम्पल डेटाबेस पहले से क्रिएट हो जाएगा, एक कलेक्शन पहले से क्रिएट हो जाएगी जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो हमारी बस मेमोरी ही वो करेगी। तो आपने यहाँ पे डेटाबेस का नाम लेना है, क्लस्टर जीरो भी रख सकते हो, बट आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। मैं इस वक्त क्लस्टर जीरो के साथ ही जाऊँगा, और उसके बाद आप प्रोवाइडर सेलेक्ट करने हैं, आपने इसके अंदर से कोई कर सकते हो, एजोर को कर सकते हो, गूगल क्लाउड को कर सकते हो, या AWS को कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, बट जो भी करो उसके बाद आपने ना जो रीजन है वो सिलेक्ट करना है, जो आपका नियरेस्ट रीजन हो। आपने यहाँ पे आना है, आपको जो नियरेस्ट रीजन है बेसिकली वही सबसे पहले सिलेक्टेड शो होगा। बट अगर आप उसके ना अंदर नहीं जाना चाहते, मतलब वो नहीं सिलेक्ट करना चाहते, तो आपने वो करना है जो आपके सबसे नियरेस्ट हो। सो मैं मुंबई के साथ ही जाऊँगा क्योंकि हमसे नियरेस्ट पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद क्रिएट डिप्लॉयमेंट कर देना। यहाँ पे सिक्योरिटी मांगेगा, और सॉरी, हाँ यहाँ पे क्रिएट हुआ। यहाँ से फ्री सेलेक्ट करना है, फ्री के बाद अपना नाम लेना है, AWS सेलेक्ट कर दो, मैं AWS के साथ ही जाऊँगा। और उसके बाद क्रिएट डिप्लॉयमेंट, क्रिएट डिप्लॉयमेंट के बाद आपने यहाँ से कैप्चर सेलेक्ट अपना फिल कर देना। कैप्चर फिल करने के बाद आपको वेरीफाई, और उसके बाद आपकी जो क्लस्टर है क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, आपने अपना जो है नाम वो सेलेक्ट कर लेना, जो यूज़र नेम अपना ही देना। तो मैं, और उसके बाद ये जो पासवर्ड है इसको आपने कॉपी कर लेना अपने पास। ठीक है, कॉपी करके रख लेना। इसको कॉपी करने के बाद आपने चूज़ अ कनेक्शन मेथड, सॉरी, पहले आपने डेटाबेस यूज़र क्रिएट कर लेना है, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने आना है इसके ऊपर बाई शेल। ठीक है,
शेल के ऊपर आ जाओ, जिसके ऊपर भी आ जाओ, शेल पे भी आ सकते हो आप, इसके ऊपर डाटा एक्सप्लोरर पे भी आ सकते हो, और उसके बाद कंपास के थ्रू भी आ सकते हो, ठीक है। बट जो भी सिलेक्ट करो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो आपने उसके बाद क्या करना है, आपने बेसिकली ये जो आपकी स्ट्रिंग है ना, इसको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद इसको अपने पास सेव कर लेना है, ठीक है। बस यहाँ तक आपका काम खत्म हो गया, मोंगोडीबी आपका सेटअप हो गया, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ भी कर सकते हो, ठीक। और उसके बाद हमें क्लोज कर देना है, क्लोज करने के बाद ये यहाँ पे आएंगे, इसको भी क्लोज कर देना है, और उसके बाद चले जाना है आपने डेटाबेस के ऊपर। अच्छा, डेटाबेस पे आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे जो थोड़ी देर आपने वेट करना है, और अच्छा, क्रिएट होने के बाद में आपने चले जाना डेटाबेस के ऊपर। डेटाबेस पे क्रिएट करने के बाद आपके पास ना ये ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्लिक करना है ब्राउज कलेक्शन के ऊपर। ब्राउज कलेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास बेसिकली आपके पास ये आ जाएगा सैम्पल डाटा, जो हमने अनचेक नहीं किया था आई थिंक दूसरी बार में। तो इसको आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, अगर रखना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है। मैंने इसको डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। आपने चले जाना है, जो आपकी स्ट्रिंग आई थी आपने उसको कॉपी करके अपने पास सेव रखना है। सो नेक्स्ट चीज़ जो आपने करनी है वो आपने चले जाना मेरे रिपोजिटरीज में, गिटहब के ऊपर, और यहाँ पे जो है करंट ऐप जो है उसको कॉपी कर लेना है, और पहले से की हुई है तो वेल एंड गुड। यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है, तीसरा भी है बट वो टाइम लेता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से जस्ट इसको कॉपी करना है या डाउनलोड जिप कर लेनी है, वो आपकी मर्जी है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे आऊँगा अपनी एक्सप्लोरर के अंदर, और जहाँ पे भी आपने जिस लोकेशन के ऊपर भी इसको क्लोन करना है, वहाँ पे क्लोन करने के लिए आपने जस्ट गिट बैश ओपन करना है। जो गिट बैश कहाँ से आया, गिट बैश बेसिकली आपके पास जो आपने अभी गिट डाउनलोड करके इंस्टॉल करना था, तो ये बेसिकली वहाँ से आया। वो मैंने आपको शायद दिखाया यहाँ, ये इंस्टॉल कर लेना है। जैसे इसके ऊपर इंस्टॉल पे क्लिक करना है, इंस्टॉल, और अच्छा मेरे पास असल में इंस्टॉल है तो ये वो बाकी सेटअप नहीं दिखाएगा। तो जस्ट आपने जैसे सिंपल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वैसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते इंस्टॉल कर लेना। अच्छा, उसके बाद आपने गिट बैश ओपन कर लेना है, जहाँ पे भी आपने इसको क्लोन करना है। तो गिट क्लोन और शिफ्ट इंसर्ट, आप शिफ्ट इंसर्ट दबाओगे तभी यहाँ पेस्ट होगा। अगर कंट्रोल वी दबाओगे तो ये आपके पास एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे एक इनविजिबल कैरेक्टर ये पेस्ट कर देता है, ठीक है। शिफ्ट और इंसर्ट दबाना है और इंटर दबा देना। अच्छा, इंटर दबाने के बाद आपने इसको क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद जब आप इस रेपोजिटरी के अंदर जाओगे आपके पास ना कुछ चीज़ें आएंगी, ठीक है। ये कुछ फोल्डर्स बने हुए हैं, फाइल्स बनी हुई हैं। तो आपके पास जो काम के हैं वो आपके पास ये दो हैं फिलहाल, ठीक है। आपने बैकएंड वाले फोल्डर में जाना है, और यहाँ पे आपने CMD ओपन कर लेना है, CMD। और यहाँ पे सबसे पहले आपकी कमांड लगानी है npm इंस्टॉल, ठीक है। सॉरी, npm इंस्टॉल करोगे तो npm कहाँ से आया, ये आपने जो नोट जेएस इंस्टॉल किया था उससे आया, ठीक है। यहाँ से npm इंस्टॉल कर लेना। अभी देख लो ये नोट मॉड्यूल्स का एक फोल्डर बन गया, ठीक है। सेम यही चीज़ आपने करनी है, फ्रंट एंड के अंदर जाना है। फ्रंट एंड के अंदर जाने के बाद CMD और npm इंस्टॉल, ठीक है। अच्छा, दोनों साइड पे ये करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि डाउनलोडिंग कर रहे हैं तो टाइम लेंगे। बैक एंड वाला जल्दी हो जाएगा, फ्रंट एंड में लाइब्रेरी ज़्यादा होती है, पैकेज ज़्यादा होते हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा और एक चीज़ से, ठीक। अच्छा, जब बैक एंड के ऊपर बन जाएगा आपने जहाँ पे सिंपली लिख देना है npm स्टार्ट। सो बेसिकली npm स्टार्ट क्या करेगा, आपका जो बैक एंड का सर्वर है वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। npm का सर्वर स्टार्ट करने के बाद आपने यहाँ पे npm स्टार्ट कर देना और इंटर दबा देना। अब जब ये इंटर दबा देगा तो आपके पास कुछ इस तरह का मतलब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये स्टार्ट हो जाएगा, मैं एक मिनट स्टार्ट हो जाए उसके बाद बताता हूँ नेक्स्ट। उतनी देर में देख लेते हैं। अच्छा, ये देखो यहाँ पे भी मतलब एप्लीकेशन अपना मॉड्यूल जो है जितने भी पैकेज हैं वो इंस्टॉल हो रही हैं, ओके। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल होते हैं तब तक मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ। तो कोड के लिए क्या करना है आपने, जस्ट इसके ऊपर जाना है, राइट क्लिक करना है और ओपन विद कोड कर देना है। इधर भी ओपन विद कोड कर देना है, और यहाँ पे आना है, यहाँ पे और यहाँ पे भी ओपन विद कोड कर देना है, ठीक है। ओपन विद कोड करने के बाद ये क्या करेगा, बेसिकली आपके जो दोनों हैं
दोनों की जो फ्रंट एंड है और आपका जो बैक एंड है उन दोनों को यहाँ पे ले आएगा। तो जो आपके पास कोड आएगा बैक एंड वाला, तो बैक एंड वाले कोड के अंदर ना आपके पास इन्वायरमेंट डॉट टेम्प फाइल होगी है, ठीक है। उसको आपने जस्ट क्या करना है, डॉट इन्वायरमेंट के बाद जितना भी कुछ है ना डॉट टेम्प है या जो भी है उसको डिलीट करके डॉट इन्वायरमेंट कर देना, ठीक है। अब जो डॉट ई फाइल बनी है ना आपके पास, उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने जो थोड़ी देर पहले मोंगोडीबी वाली आपकी जो कॉपी की है स्ट्रिंग, आपने वो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। मेरे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें इंस्टॉल है तो थोड़ा सा टाइम लेगी, ठीक है। अच्छा मेरे पास वो कॉपी नहीं हुई है। अच्छा अगर इन केस आपके पास वो कॉपी नहीं होती तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है और इन केस आपके पास वो कॉपी नहीं होती है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है डेटाबेस में, ठीक है। डेटाबेस में जाने के बाद यहाँ से कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोबारा से वही चीज़ यहाँ पे आना है, सॉरी कंपास के ऊपर आना है और यहाँ से कॉपी कर लेना है इसको, ठीक है। और इसको आके यहाँ पे इस कर देना है, ठीक है। अरे यहाँ पे आप देख रहे हो पासवर्ड लिखा हुआ है, तो आपके पासवर्ड कहाँ से आएगा, अगर पासवर्ड आपके पास पासवर्ड पे लॉस्ट हो जाता है तो आपने यहाँ पे आना है डाटाबेस एक्सेस और ये जो आपके यूज़र्स होंगे इनके ऊपर आना है और मेरे पास फाइल्स मैंने बनाया था जो भी, और यहाँ पे ऑटो जनरेट सिक्योर पासवर्ड यहाँ पे क्लिक कर देना है, कॉपी करना है और इसको अपडेट यूज़र कर देना है। अच्छा कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देना। अब ये पेस्ट हो गया, आपने यहाँ से इसको अपडेट करना लाजमी है, ठीक है। अपडेट यूज़र करने के बाद यहाँ पे आगे आप दोबारा जाओगे डाटाबेस में, यहाँ पे ब्राउज कलेक्शन के ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। और यहाँ पे मोंगोडीबी का काम खत्म हो गया, ठीक है। और अच्छा इसको छोड़ दूँगा और उसके बाद आपके पास आ जाना है, आपने आपकी जो भी फाइल फाइल्स हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली मॉडल व्यू कंट्रोलर MVC मॉडल यूज़ किया है बैकएंड बनाने के लिए। तो अच्छा बैकएंड मैंने ओपन कर लिया था और यहाँ पे आके फ्रंट एंड भी ओपन कर लेते हैं ताकि वो उतनी देर में स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अच्छा बैक एंड का थोड़ी देर रिव्यू कर लेते हैं कि बैक एंड के अंदर वो क्या है और कोड कैसे काम कर रहे हैं। अच्छा बैक एंड के अंदर ना हमारे पास 3-4 जो हैं हमने इंस्टॉल किए हुए हैं पैकेजेस। सबसे पहले डॉट ई एन वी। सो डॉट ई एन वी पैकेज क्या करता है, जो अभी आपके इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स बने होते हैं ना, जो डॉट ई एन वी के अंदर अपना आपके पास वेरिएबल्स हैं, उनको आपकी जो ऐप है ना उसके अंदर आपको हेल्प करता है कि वो आपके एप्लीकेशन के अंदर आसानी से आ जाए, ठीक है। इसका और कोई काम नहीं है, जस्ट फॉर दिस पर्पज़ के आपके जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है आपके पास एक्सप्रेस जी एस, जो हमने पहले कहा था एक ब्रिज है, ब्रिज प्रोवाइड करता है एक तरह से बैक एंड डेटाबेस और फ्रंट एंड एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मोंगोज। मोंगोज बेसिकली क्या है, आपके पास जो मोंगोडीबी का डेटाबेस है उसको कनेक्ट करने के लिए एक पैकेज है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास कोर्स। कोर्स बेसिकली क्या करते हैं, आप जब बैक एंड से फ्रंट एंड के ऊपर लोकल होस्ट के ऊपर बैठे हुए जब आप बैक एंड से फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करते हो तो सम टाइम आपके पास ना कोर्स का एरर आता है कि आपके पास परमिशन नहीं है ये करने की कि आप बैक एंड और फ्रंट एंड के दोनों यूआरएल्स के दरमियान कनेक्शन करा सको, तो उसके लिए आप कोर्स यूज़ करते हो। तो इसका कोई काम नहीं है, आपने जस्ट कोर्स को आप इंपोर्ट कर लेना है और यहाँ पे ऐप डॉट यूज़ कोर्स कर लेना है। अच्छा पैकेजेस इंपोर्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट चीज़ जो इंपोर्ट करनी है अपना क्रिएट करनी है वो है वेरिएबल है ऐप। तो ऐप क्या है, जो भी आपका बैक एंड का जितना भी ऐप है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐप के साथ और उसको हमने एक्सप्रेस जीएस के साथ कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास पोर्ट है जो हमने यहाँ पे ई एन वी वेरिएबल्स के अंदर बनाई हुई है, पोर्ट 5000। और नेक्स्ट हमारे पास मोंगोडीबी का यूआरएल है जो हमने अभी कॉपी पेस्ट करके और यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ गई ऐप के अंदर हमने कोर्स को इंटीग्रेट करा दिया, उसके बाद एक्सप्रेस जेसन को इंपोर्ट करा दिया कि ये जेसन फॉर्मेट के अंदर सारा डाटा ले, ठीक है। और उसके बाद ये बेसिकली आपके पास जो भी आपने राउट्स बनाए हैं जो हम ए पी आई के राउट्स बनाए हैं, पॉइंट्स बनाए हैं, उनको नेक्स्ट कनेक्ट करने के लिए जो भी हम करेंगे तो बेसिकली हम वो यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ओके। और लास्ट के अंदर हमने मोंगो डी बी को कनेक्ट किया है
एप्लीकेशन के साथ। तो ये जो है ये यूनिवर्सल कोड ही होता है एक तरह से। आपने जस्ट डॉट कनेक्ट लिखने के बाद ये जो है मोंगो यूआर है, तो यहाँ पे आपका जो मोंगो डीबी का यूआर है उसको प्रोवाइड कर देना, और बाकी ये जो है इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमने जो क्रिएट करी है वो हमारे पास है मॉडल, स्टूडेंट मॉडल। तो बेसिकली मॉडल क्या होता है? स्टूडेंट मॉडल बेसिकली एक चीज़ होती है कि आप लाइक कोई चीज़ बना रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना है, तो आप एक स्कीमा बनाते हो, यूज़र का मॉडल बनाते हो कि हमने इसके अंदर ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करो, तो हम उसको डाटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पहले मैंने बताया था मैं टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट नहीं यूज़ कर रहा। तो टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है कि आपको सबसे पहले एक इंटरफेस बनाना होता है, एक इंटरफेस बनाना होता है, या आप कह लो टाइप्स लिखनी होती हैं कि हम जो भी चीज़ ले रहे हैं वो इस टाइप के अंदर ही उसकी टाइप्स डिफाइन कर देते हैं, ताकि हमें इन फ्यूचर मसला ना हो। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये कभी कभी मसला आ जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मोंगोज को इंपोर्ट करा लेना है, और मोंगोज के अंदर ही स्कीमा और डॉक्यूमेंट को इंपोर्ट करा लेना है। सबसे पहले हमने अपने टाइप्स बना लेनी है, इंटरफेस बना लेना है स्टूडेंट का, ठीक है। उसके बाद हमने स्कीमा बना लेना है। अब स्टूडेंट का स्कीमा क्या है, उसके अंदर हम स्टूडेंट आईडी चाहिए जो स्ट्रिंग टाइप की है, और वो रिक्वायर्ड है, और वो हर बार यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नेम है, और ये भी रिक्वायर्ड है, और इसको भी हम यूनिक कर सकते हैं आप, और यूनिक नहीं करना चाहिए क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेम हो सकते हैं, ठीक है। ईमेल जो है उसको यूनिक रखना है क्योंकि ईमेल किसी का सेम नहीं होता, ठीक है। और ईमेल के बाद जेंडर, और जेंडर बल्कि हमने नहीं लिखा था, जस्ट फॉर बताने के लिए यहाँ पे हमने स्कीमा बनाया हुआ है। तो जेंडर आप चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो, जेंडर नहीं लगाना तो नाम आपकी मर्जी है। सॉरी, डेट ऑफ बर्थ, सॉरी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखी हुई है, मैं आपको बताने के लिए कि अगर आप यहाँ पे इंटरफेस के अंदर कोई मतलब बना लेते हो कोई ऐसा स्ट्रिंग जिसको आपने बाद में स्कीमा के अंदर चूज़ नहीं किया, तो उसका कोई मतलब मसला नहीं आएगा, उसको आप डिलीट कर दो या ना करो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपने स्कीमा के अंदर कोई इंटरफेस अपना बना लिया है, कोई स्कीमा बना लिया है किसी वेरिएबल के बारे में, लाइक डेट ऑफ बर्थ के बारे में ही बना लिया है, ठीक है, तो और वो इंटरफेस के अंदर नहीं है, तो ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट वो आपको मसला करेगा, ठीक है। तो आपने उसकी टाइप लाजमी बनानी है, इंटरफेस लाजमी बनाना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। ये करने के बाद आपका जो है स्टूडेंट मॉडल तैयार हो गया। ये बेसिकली स्टूडेंट मॉडल है। इसके अंदर आपने स्टूडेंट की क्या क्या चीज़ें लेनी है, स्टूडेंट की आईडी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर, फोन नंबर, एड्रेस, प्रोग्राम कौन सा है और डिपार्टमेंट कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हम बनाएंगे स्टूडेंट का कंट्रोलर। सो कंट्रोलर बेसिकली क्या है, आप फ्रंट एंड के ऊपर यूज़र की जो लिस्ट है, जो स्टूडेंट्स की लिस्ट है, उसको भी ग्रैब कर रहे होगे, स्टूडेंट्स के जितना भी डाटा है वो शो करवा रहे होगे, स्टूडेंट ऐड भी कर रहे होगे, स्टूडेंट डिलीट भी कर रहे होगे, स्टूडेंट उसके बाद स्टूडेंट्स को एडिट भी कर रहे होगे अगर उनका डाटा गलत हो जाता है या इस तरह की कोई चीज़। तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए हम बैकएंड पे एक कंट्रोलर बनाते हैं। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्कीमा हमने लगा लिया, और उसके बाद यूज़र इंटरफेस हमने जो है उसको इंपोर्ट कर लिया मॉडल्स के अंदर से, ठीक है। ये है स्टूडेंट स्कीमा, स्टूडेंट, और ये उसका हमने जो टाइप्स बनाई थी, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स किधर से हैं, ये बेसिकली स्टूडेंट्स की में यहाँ से है, ठीक है, ओके। तो उसी तरह सबसे पहले हमने जो कंट्रोल बनाया कि जितने भी हमारे पास डाटाबेस के अंदर स्टूडेंट्स हैं उसको हमने ग्रैब करना है। तो वो हमने एक प्रॉमिस के अंदर कलेक्ट किए हैं, स्टूडेंट्स अवेट स्टूडेंट्स फाइंड, जितने भी स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पे जो मॉडल है फाइंड, सॉरी फंक्शन है फाइंड, तो बेसिकली ये हम एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को फाइंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बस वो हमें यहाँ पैरामीटर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और अगर हम इस पैरामीटर नहीं प्रोवाइड करते ये सारे स्टूडेंट्स को ग्रैब कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हमने न्यू स्टूडेंट कैसे ऐड करना है, तो सेम वही चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो देख रहे हो ना, बेसिकली ये क्या है, जब भी आप फ्रंट एंड के थ्रू कोई भी डाटा इनपुट करोगे, तो वो एक तरह से एक बॉडी की जो हमारी फ्रंट एंड की बॉडी होती है उसके अंदर होगा, उसके अंदर से जो डाटा आएगा वो हम एक न्यू स्टूडेंट का एक वेरिएबल बना लिया जिसकी टाइप्स ही है, और उसको हम क्रिएट कर देंगे स्टूडेंट्स डॉट क्रिएट नाम के फंक्शन के थ्रू, न्यू स्टूडेंट क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास सामने डिलीट स्टूडेंट करना है, तो सेम वही चीज़ है, फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट कर देना, ये फंक्शन है बेसिकली। तो इसको हमने यूज़ करना है, और ये मैंने पहले बताया फाइंड बाई आईडी या फाइंड बाई नेम, या जो भी फाइंड बाई आईडी यूज़ होता है ज़्यादा, वो आपकी मर्जी है आईडी आपने क्या दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं आईडी वाले, ठीक है। आईडी की जगह नेम भी ले सकते हो आप, आईडी की जगह उसका ईमेल भी ले सकते हो आप, जो भी ले सकते हो। तो फिर वही चीज़ जो बॉडी के थ्रू हमारे पास डाटा है, आईडी वाला, नेम वाला, ईमेल वाला, जो भी आपकी मर्जी है, आपने वो लेना है, और उसके मुताबिक आपने उस स्टूडेंट को डिलीट कर देना है। हम आईडी को ले रहे हैं क्योंकि हमने पहले यहाँ पे डिफाइन किया था कि हमारी जो आईडी है वो यूनिक होनी चाहिए, जो स्टूडेंट की आईडी है। सॉरी, ये वो स्टूडेंट आईडी नहीं है, ये बेसिकली वो आईडी है जो आपकी डाटाबेस के अंदर किसी भी आप जो भी उसके अंदर डाटा स्टोर करते हो उसकी एक आईडी बन जाती है, बेसिकली ये वो आईडी है, ठीक है। वो हमेशा यूनिक होती है, उसको आप नहीं कर सकते कि भाई वो किसी दो ऑब्जेक्ट्स की या किसी में, ठीक है।
तो हमेशा वो यूनिक होती है, तो हम उसके मुताबिक इसको डिलीट कर रहे हैं। और सेम फॉर अपडेटिंग स्टूडेंट डाटा, यानी हम जब स्टूडेंट का डाटा एडिट करेंगे तो उसका फंक्शन है फाइंड बाई आईडी और अपडेट कर देना है। हम फिर से आईडी ले रहे हैं, बस इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम दोबारा से जो बॉडी के अंदर से डाटा आया है जो हमने एडिट करके भेजा है, इस बार हम वो भी साथ में ले रहे हैं और उसको उसके बाद अपडेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे 4 कंट्रोलर्स बनाए थे। एक ग्रैब ऑल स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स का डाटा सबको ग्रैब करना है, न्यू स्टूडेंट्स को ऐड करने वाला, डिलीट करने वाला और उसके बाद अपडेट करने वाला। ठीक है, उसके बाद हम चले जाएंगे राउट्स के अंदर। हमने राउट्स बनाए हैं, तो राउट्स बेसिकली क्या होते हैं, जो आपके एंड पॉइंट्स होते हैं जो इसके थ्रू आप एपीआई कॉल करते हो फ्रंट एंड के अंदर, और उनको आप यूज़ कर रहे होते हैं फ्रंट एंड के अंदर एज एपीआई। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले अपनी एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लेंगे और उसके बाद वो चारों कंट्रोलर्स इंपोर्ट कर लेंगे जो हमने प्रीवियसली भी बनाए थे। ठीक है, अच्छा वो इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद हमने राउटर बना लिया एक्सप्रेस राउटर यूज़ करके। ठीक है, और उसके बाद हमने 4 राउटर बना लिए, 4 राउट्स बना लिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, जब भी आप स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है वो ग्रैब कर रहे हो तो आपने राउटर डॉट गेट करना है। क्योंकि अगर आप इसके अलावा कोई फंक्शन सेलेक्ट करते हो, लाइक पोस्ट करते हो, डिलीट करते हो, पुट करते हो, या जो कोई भी और कर सकते हो साथ में से, जो साथ में हैं इनके, तो वो आपको एक एरर जनरेट कर देगा कि एच टी टी पी नॉट रिक्वायर्ड या इस तरह की जो भी चीज़ है, वो मुझे एरर याद नहीं है प्रॉपरली, तो वो एक एरर जनरेट कर देगा, मेथड डॉट नॉट अलाउड, सॉरी, ये एरर आ जाएगा कि मेथड डॉट नॉट अलाउड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे गेट करना है जब भी आप कोई भी चीज़ जो पब्लिकली अवेलेबल है उसको ग्रैब कर रहे हो, तो स्टूडेंट की जो लिस्ट है वो आपके पास बेसिकली उसको कोई बंदा देख सकता है। अगर आप फर्दर इसको एनहांस करते हो कि भाई एडमिन ही एडिट करते हैं, एडमिन ही उसको ऐड कर सकता है, स्टूडेंट को एडमिन ही डिलीट कर सकता है, तो आप जो गेट वाली चीज़ है ना वो आप मेन स्क्रीन के ऊपर ला रहे हो, तो उसके ऊपर आपने हमेशा गेट वाला ही फंक्शन यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट है, क्योंकि हम डाटा जो है वो सेंड कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं डाटाबेस के अंदर, और गेट कर रहे थे यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पोस्ट वाला फंक्शन लगाया और ऐड स्टूडेंट लगा दिया, या आपकी मर्जी ऐड स्टूडेंट लगाओ या ऐड हाइफन ऐड स्लैश अपना सॉरी ऐड ऐड के बाद माइनस लगा के स्टूडेंट लगा दिया, जो भी है आपकी मर्जी, आप अपना राउट डिफाइन कर दोगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो देखने वाली है वो आपने यहाँ पे जितने भी फंक्शन इंपोर्ट किए हैं वो यहाँ पे उसके आगे लगा देने हैं सेकंड पैरामीटर के तौर पे। ठीक है, एक पैरामीटर आपका राउट एंड पॉइंट, सेकंड पैरामीटर आपका फंक्शन कंट्रोलर फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद आपने जो भी राउटर बनाए हैं, ये वाला राउटर जो है उसको एक्सपोर्ट कर देना। जस्ट ये काम है आपका बैकएंड के ऊपर, इसके अलावा कोई काम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा स्टार्ट अपना पैकेज इंस्टॉल हो गया फ्रंट एंड पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे npm स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे, ताकि जब तक हम कोड को रिव्यू करते हैं तब तक ये रन हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेती है रेगुलर सब स्टार्ट करने में। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं फ्रंट एंड के अंदर। तो फ्रंट एंड के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, एक पब्लिक फोल्डर है जिसके अंदर हमारे पास जो हमारा स्टैटिक डाटा है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो बेसिकली ये रिएक्ट की ही एप्लीकेशन का स्टैटिक डाटा है, नथिंग एल्स। और इसके अंदर एक चीज़ है वो है आपके पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्या है, बेसिकली इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आपकी जितने भी बैकएंड कोड है रेगजिस का वो इसके अंदर आके स्क्रिप्ट फाइल के अंदर यहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। तो बेसिकली जो आपकी फाइल शो हो रही होती है, आपके पास जो वेबसाइट शो हो रही होती है वो बेसिकली यहीं से जनरेट हो रही होती है। ठीक है, और यहाँ से आप अपना टाइटल भी चेंज कर सकते हो, या मैं पूरा टाइप कर देता हूँ। ठीक है, और बस यहाँ पे और कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम बंद करते हैं। नेक्स्ट थिंग हम चले जाते हैं सोर्स फोल्डर के अंदर, जो हमारा मेन फोल्डर है जिसके अंदर हम सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास ये सेटअप और ये जो टेस्ट फाइल्स हैं इनको हाथ नहीं लगाना, लगा सकते हो, डिलीट कर सकते हो, बट वो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये जब आप रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो उस वक्त ही ये आपके पास क्रिएट हो जाती है साथ में। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो आपके पास है एक इंडेक्स डॉट टीएसएक्स फाइल, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो टीएसएक्स फाइल्स ही बनेंगी, जीएसएक्स फाइल्स नहीं बनेंगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है इंडेक्स टी एस एक्स फाइल जो है ना वो बेसिकली आपकी मेन फाइल होती है जो सारा कोड जनरेट कर रही होती है रिएक्ट टीएस का, और वो बाद में यूज़ हो रहा होता है आपकी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल के अंदर। ठीक है, सो इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं होता, आपके पास जस्ट ये ऐप डॉट जी एस फाइल जो है वो कॉल हो रही होती है ऐप डॉट टी एस एक्स फाइल। अब हम चल जाते हैं ऐप डॉट टी एस एक्स फाइल। तो ऐप डॉट टी एस एक्स फाइल जो होती है वो बेसिकली आपकी मेन फाइल होती है। जैसे जब आप अपना सर्वर स्टार्ट करते हो फ्रंट एंड का, तो आप जो फर्स्ट पेज देखते हो बेसिकली वो आपका ऐप डॉट टी एस फाइल होता है, आपका ऐप डॉट जी एस या ऐप डॉट टी एस एक्स फाइल होती है। उसके अंदर जो कंटेंट आप दोगे वो वहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे हमने क्या शो कराया हुआ है, स्टूडेंट्स की लिस्ट और ऐड फंक्शन, ऐड स्टूडेंट वाला बटन। ठीक है, अगेन एक चीज़ बता दूँ, हम इस के अंदर सी एस एस नहीं यूज़ कर रहे, जस्ट फंक्शनैलिटी देख रहे हैं कि हमारे पास काम कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो आपने देखनी है वो है हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ें बनाई हैं वो कंपोनेंट्स हैं, सर्विसेज हैं और टाइप्स है। आप सर्विसेज की जगह EPI भी दे सकते हो यहाँ पे फोल्डर में, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, सबसे पहले हमने टाइप्स क्रिएट कर ली।
टाइप्स के अंदर क्या है, सेम वही जैसे हमने बैकएंड के अंदर टाइप्स क्रिएट की थी, इंटरफेस क्रिएट किया था, यहाँ पे भी हमने इंटरफेस क्रिएट कर देना है, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट इंटरफेस के बगैर काम नहीं करती। आपको जो भी आपने वेरिएबल्स बनाए हैं, जो भी आप इनपुट आउटपुट ले रहे हो, जो भी है, तो आपने उसकी सबसे पहले आपने टाइप डिफाइन करनी लाजमी होती है। तो हमने यहाँ पे एक इंटरफेस फंक्शन बना लिया, एक इंटरफेस ऑब्जेक्ट बना लिया और उसको एक्सपोर्ट करा दिया। तो इसके अंदर वो आईडी, ये वो आईडी है जो हमारी हर बार न्यू जनरेट होगी जब भी हम न्यू स्टूडेंट ऐड करेंगे, और यही आईडी हमारी यूज़ होगी जब हम डिलीट कर रहे हैं या एडिट कर रहे हैं स्टूडेंट का डाटा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आईडी बना ली, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, फ़ोन नंबर, एड्रेस, प्रोग्राम, डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास API.ts फाइल जो हमारा सर्विसेज फोल्डर के अंदर है। ये क्या फाइल है, बेसिकली ये फाइल वो फाइल है जो हमारे पास यूज़ हो रही है API को कॉल करने के लिए बैकएंड के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट किया है Axios की। तो Axios फाइल, जो Axios है वो बेसिकली आपके पास एक लाइब्रेरी है, एक पैकेज है जो आपको हेल्प करता है, आप कोई भी API के अंदर कोई भी API जो है उसको यूज़ करने में आपकी हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बना लिया URL का, जिसको हम प्रोसेस इन्वायरमेंटल वेरिएबल से हम लेके आ रहे हैं। अगर वहाँ पे मौजूद नहीं है तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया, अगर वहाँ पे और का फंक्शन लगा के अगर वो मौजूद नहीं है तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास क्योंकि इस वक्त देख रहे हैं ENV फाइल नहीं है, तो हमने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे .env फाइल बना लेनी है, और यहाँ पे हम ऐप URL नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, और इसको हम ले देंगे HTTP लोकल होस्ट और 3000, सॉरी 3000 नहीं, बैकएंड को कॉल कर रहे हैं तो हमारा बैकएंड चल रहा था 5000 पे, तो हम 5000 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, वहाँ वेरिएबल को उठाएगा और हमारे ना पूरी एप्लीकेशन के अंदर यही चलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग हमारे पास हमने बेस URL बना लिया। अच्छा, बेस URL तो हमारे पास आ गया, ये है 5000 वाला URL। उसके बाद हमने ये API क्यों लगाया, अब ये API हमने इसलिए लगाया, हम अगर जाए ना बैकएंड के ऊपर और यहाँ पे हम चाहें M.TS के अंदर, तो यहाँ पे देख रहे हो हमने यहाँ पे /API लगाया था कि जितने भी हमारे पास एंड पॉइंट्स यूज़ होंगे स्टूडेंट्स राउट्स वाले, ठीक है, ये वाले, अच्छा जितने भी हमारे पास ये राउट्स हैं ना, ये राउट्स यूज़ होंगे स्टूडेंट्स वाले, तो हम उनको एक्सेस किससे कर रहे हैं, /API के साथ, ठीक है। अब ये /API अगर हम नहीं लगाते तो हमारे पास वो URL काम नहीं करेगा, ठीक है। अब हमने वो /API लगा दिया। अब ये जो है जब भी हम API कॉल करेंगे तो हम इस बेस URL के साथ करेंगे, तो हमारा इन जनरल जो बेस URL बन जाएगा वो हमारे पास बन जाएगा लोकल होस्ट 5000 /API और /एंड पॉइंट्स फॉर एग्जांपल एड स्टूडेंट, ठीक है। अब ये बन गया। अब हम चलते हैं कंपोनेंट्स की तरफ, जो हमारे पास मेन कंपोनेंट्स हैं। इसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट लिस्ट आ गई, स्टूडेंट मॉडल आ गया और एड स्टूडेंट आ गया। अब स्टूडेंट मॉडल के अंदर क्या है, स्टूडेंट मॉडल के अंदर हमने बेसिकली एक मॉडल बनाया है जिसके अंदर हम स्टूडेंट का डाटा रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पहले आपको ना स्टूडेंट लिस्ट दिखा देता हूँ कि हम स्टूडेंट लिस्ट कैसे फैच कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो एरर आ रहा है इसको इग्नोर करना, ये टाइपस्क्रिप्ट का एरर है, ठीक है। सबसे पहले हमने रिएक्ट यूज़ कर लिया, रिएक्ट के अंदर से यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक्स जो है उनको फैच कर लिया, अपना इंपोर्ट कर लिया, Axios इंपोर्ट कर लिया। अब ये Axios हमने Axios लाइब्रेरी से इंपोर्ट नहीं किया, ये Axios हमने इस API.ts फाइल के अंदर से इंपोर्ट किया है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट मॉडल को इंपोर्ट कर लिया और स्टूडेंट को इंपोर्ट कर लिया, स्टूडेंट जो हमने यहाँ पे टाइप्स में बनाया था, ये वाला स्टूडेंट का इंटरफेस बनाया था, ठीक है। स्टूडेंट लिस्ट आ गई, स्टूडेंट लिस्ट के अंदर हम आ गए। सबसे पहले हमने चार यूज स्टेट्स बना लिए, ठीक है। एक स्टूडेंट्स की, एक लोडिंग एरर वाली जो है वो आप इमरजेंसी बनाओ ना बनाओ, ठीक है। और सिलेक्टेड स्टूडेंट ये हमारी यूज़ होंगी, सॉरी, अच्छा सिलेक्टेड स्टूडेंट वाली जो हमारी यूज स्टेट है ये हमारी तब यूज़ होगी जब हम एडिट कर रहे होंगे डाटा को या डिलीट कर रहे होंगे डाटा को, ठीक है, ओके। और जो स्टूडेंट्स वाली है ये बेसिकली हमारे पास हर जगह यूज़ हो रही होगी जब भी हम डाटा को फैच कर रहे हैं बैकएंड से, मतलब गेट कर रहे हैं डाटा को, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास यूज इफेक्ट हुक यूज़ हो रही है, हम सारे डाटा को सारे स्टूडेंट्स के डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने यूज इफेक्ट क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यूज इफेक्ट यूज़ होती है, अच्छा यूज इफेक्ट हुक यूज़ किया, हमने एक वेरिएबल बना लिया स्टूडेंट को फैच करने वाला, सॉरी वेरिएबल कह रहा हूँ, एक एसिंक्रोनियस फंक्शन बना लिया जिसके अंदर हम ट्राई क्या कर रहे हैं कि हम Axios को यूज़ करते हुए, वही Axios जो हमने API.ts के अंदर बनाया था, Axios को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स को गेट कर रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे हमने गेट दोबारा से यूज़ किया है। अगर हम इसकी जगह पोस्ट यूज़ करते हैं या हम कोई और मेथड यूज़ करते हैं ना, तो हमारे पास फ़ौरन यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो हमारे पास एक एरर आ जाएगा कि मेथड नॉट अलाउड। क्यों, क्योंकि हमने बैक टू बैक एंड
हमने यहाँ पे राउट के अंदर भी गेट फंक्शन लगाया था, तो ये फंक्शंस भी सेम होने लाजमी है, ठीक है। अब वो रिस्पॉन्स आया, अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स कलेक्ट कर रहा है, एक्सिक्यूट डॉट गेट कर रहा है स्लैश स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स वाली कहाँ से है, ये एंड पॉइंट हमने जो क्रिएट किया था स्लैश स्टूडेंट्स वाला, अब वो उस एंड पॉइंट से जितना भी डाटा फैच हो रहा है उसको हमारे एक वेरिएबल के अंदर, रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, और फिर उसको स्टेट के अंदर स्टोर कर रहा है स्टूडेंट्स की, सेट स्टूडेंट स्लैश रिस्पॉन्स। अब जितना भी हमारे पास स्टूडेंट्स का डाटा ना वो ये बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग, हम आ रहे हैं नीचे, और यहाँ पे हमने ये देख लो स्टूडेंट लिस्ट बनाई है, एक रिफ्रेश बटन बनाया। अब ये रिफ्रेश बटन हमने क्यों बनाया कि फॉर एग्जांपल हम जब भी स्टूडेंट को डिलीट करते हैं या हम उसको एडिट करते हैं तो हम लिस्ट को रिफ्रेश कर लें बैकएंड से कि हमारे पास जो डाटा अपडेटेड डाटा वो स्टोर हो जाए। इसका एक और मेथड भी है, हम यूज इफेक्ट यूज़ करके कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा लेंथी काम था। फॉर दिस पर्पज़ हमने मैंने थोड़ा इजी रखा है, इसलिए यहाँ पे रिफ्रेश बटन बना दिया। अब ये रिफ्रेश बटन यहाँ पे है, तो बेसिकली ये भी सेम वही काम कर रहा है जो हमारे पास यहाँ पे यूज इफेक्ट यूज़ कर रहे थे, हम फैच डाटा स्टूडेंट डाटा यूज़ कर रहे थे, तो बेसिकली वही काम कर रहा है, रिस्पॉन्स ले रहा है, एक्सिक्यूट को यूज़ करके स्टूडेंट का जितना डाटा है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, जितना भी स्टूडेंट्स का डाटा आया है, ठीक है, उसको हमने मैप करा दिया है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और स्टूडेंट प्रोग्राम के नाम से। इसकी जगह आप कुछ भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम स्टूडेंट प्रोग्राम की बजाय यहाँ पे हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल, अगर हमने स्टूडेंट प्रोग्राम नहीं शो कराना, स्टूडेंट प्रोग्राम की जगह हम जेंडर शो कराना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पे जस्ट जेंडर लिख देंगे, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को कनेक्ट करके बीच में यहाँ पे डाल के उसके बाद जेंडर शो करा देगा, ठीक है, ओके। और उसके बाद हमने एक बटन क्लिक किया बनाया है जिसके ऊपर हमने लिखा है व्यू डिटेल्स। बेसिकली ये क्या करेगा, एक मॉडल ओपन कर देगा जिसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो हमने यहाँ पे बनाई थी। स्टूडेंट मॉडल किधर गया हमारे पास, ये भाई, मतलब उसके अंदर हमारा स्टूडेंट की आईडी भी होगी, स्टूडेंट फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल जेंडर फोन नंबर और ये बाकी सारी चीज़ जितनी भी है ना वो सारी उसके अंदर होंगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये वो स्टूडेंट मॉडल है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट मॉडल की तरफ, पहले देख लेते हैं स्टूडेंट मॉडल के अंदर है क्या कुछ। तो स्टूडेंट मॉडल के अंदर हमारे पास कुछ नहीं है। सबसे पहले हमने एक इंटरफेस बना दिया स्टूडेंट्स का। ये बेसिकली वही स्टूडेंट्स हैं जो हमने एक इंटरफेस यहाँ पे बनाया था, स्टूडेंट इंटरफेस, जिसके अंदर हमने सारी टाइप स्टोर की थी। एक फंक्शन बना दिया ऑन क्लोज, ऑन एडिट, ऑन डिलीट। अब ये हमने ये इंटरफेस भी बनाया है, बेसिकली हम ये प्रॉप्स एज ए प्रॉप्स हम स्टूडेंट लिस्ट के अंदर से इन फंक्शंस को लेंगे, ठीक है। अब ऑन क्लोज, ऑन एडिट, ऑन डिलीट वाला फंक्शन जो है वो हमारे पास यहाँ से आएगा। ऑन क्लोज पे हम हैंडल ऑन क्लोज यूज़ कर रहे हैं, ऑन एडिट हैंडल एडिट स्टूडेंट, हैंडल एडिट स्टूडेंट ये यूज़ कर रहे हैं। अब स्टूडेंट मॉडल के अंदर अगर हम आगे आ जाते हैं, हमने दो स्टेट्स बनाई हैं, एडिट मोड और एडिट स्टूडेंट, एडिट स्टूडेंट वाली, ठीक है। तो बेसिकली एडिट मोड क्या है, जब हम आपको फ्रंट एंड की तरफ ही ले जाता हूँ। सबसे पहले ये हमारी फ्रंट एप्लीकेशन है, तो आपने यहाँ पे जब एड स्टूडेंट करोगे तो आपके पास ये मॉडल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल बस ये है, मैंने ये सब कुछ दिया है, ठीक है। और जैसे मैं इसके ऊपर एड स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, अच्छा ये मैंने गलती कर दिया, 1 2 3 ये 11 फिगर का होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली, ओके करेंगे, ओके, इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद ये हमारे पास आ गया जो हमने अभी स्टूडेंट ऐड किया था। अब हम जब व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक मॉडल ओपन हो जाता है। तो बेसिकली मैं आपको बता के आ रहा था कि जब भी हम एडिट मोड में आएंगे ना, मतलब ये एडिट मोड हमने इसलिए यूज़ किया कि जब हम एडिट मोड में नहीं होंगे ना तो हमारे पास बेसिकली ये डाटा जो है ना इस तरह शो होगा, ठीक है। अब जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो हम एडिट मोड के अंदर इंटर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम कुछ भी मतलब वो अपडेट्स कर सकते हैं इसके अंदर से, ओके। और उसके बाद सेव चेंजेस करेंगे, स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने वो यूज इफेक्ट के अंदर लगाया हुआ है, तो ये खुद ब खुद ही अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैं नेम चेंज कर देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं कुछ कर देता हूँ, तो मैं फाइल लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से जैसे ही इसको अपडेट करूँगा तो ये फाइल चेंज हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट मॉडल के अंदर हमने कुछ नहीं किया, जस्ट हमने कुछ इनपुट्स लिए हैं, ये वाले स्टूडेंट सॉरी ये वाले एक ये आईडी के लिए, नेम के लिए और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमने जेंडर के लिए हमने रेडियो बटन लिया हुआ है, और उसके बाद हमने इनपुट्स लिए हैं कुछ, और यहाँ पे हमने वैसे शो कराने के लिए जो हम फर्स्ट टाइम शो कराते हैं, अगर पेंसिल पे क्लिक करूँ तो ये जो शो करा रहे हैं बेसिकली हमने वो यहाँ पे ये फैच किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद 2 बटन लगाए हुए हैं, हैंडल डिलीट का और ऑन डिलीट का, ठीक है। और जैसे हम ऑन डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये यूज़र जो है अपना ये स्टूडेंट जो है वो डिलीट हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ फंक्शन हैं, जैसे सेव चेंजिंग के लिए हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे एडिट स्टूडेंट वाला एक ये जो हमने यहाँ पे बनाया था वो वाला
स्टेट यूज़ किया। तो जैसे ही हम एडिटेड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, सेव चेंजेस करेंगे ना, तो जब ये चीज़ होगी ना, तो ये एक स्टेट के अंदर सेव हो जाएगी और उसके बाद वो जाएगी हमारे पास स्टूडेंट लिस्ट के अंदर। और स्टूडेंट लिस्ट के अंदर जाने के बाद हैंडल एडिट स्टूडेंट वाला जो हमारे पास फंक्शन बना हुआ है, सिंक्रोनस फंक्शन, तो बेसिकली ये उसके अंदर आएगा, स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट आईडी को लेगा और अपडेटेड स्टूडेंट को है ना वो पुश कर देगा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ रहा हो। अच्छा, हम दोबारा स्टूडेंट मॉडल की तरफ आते हैं। और उसके बाद हैंडल कैंसिल का जो है वो कुछ भी नहीं है, जस्ट हमने एक सिंपल फंक्शन लगाया हुआ है एडिट मॉडल को इनेबल और डिसेबल करने के लिए। और हैंडल चेंजेस चेंज जो है वो बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जब भी हम रिएक्ट के साथ काम कर रहे हो या नेक्स्ट के कोई भी ऐसी लाइब्रेरी के साथ काम कर रहे हो जो स्टेट मैनेजमेंट के ऊपर काम करती है, तो हमें उसकी स्टेट जो है वो मैनेज करनी पड़ती है। तो बेसिकली हम यहाँ पे भी वही कर रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे चेंजिंग्स आ रही हैं वो हम उनको स्टोर करते जा रहे हैं और उस हिसाब से ही नेक्स्ट हम डाटा, जब वो चेंजिंग्स खत्म हो जाएंगी, मतलब हमने चेंज कर लिया, उसके बाद वो डाटा आगे जाएगा, डायरेक्टली नहीं जाएगा। इसका ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ पे आएंगे और कंसोल लॉग करेंगे ना, तो जैसे जैसे आप देखोगे कि ना हम कुछ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लिखा है तो वो यहाँ पे 1 शो होगा, 2 शो होगा, 3 शो होगा, 4 शो होगा, इस तरह की चीज़ें शो होती जाएंगी। तो मेमोरी लॉस ज़्यादा हो जाएगा, उससे बचने के लिए यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास स्टूडेंट मॉडल हमने देख लिया। और उसके बाद हम आते हैं, हमने एडिट वाला भी देख लिया, फैचिंग वाला भी देख लिया कि हम फैचिंग कैसे कर रहे हैं। हमने जस्ट एक्सियोस को यूज़ किया और गेट फंक्शन यूज़ किया और एंड पॉइंट हमारा था स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स, तो हमने वहाँ से फैच कर लिया। अब वो जो फैच हुआ है, फैच होने के बाद वो हमारे पास ये शो हो रहा है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास एडिट का था। एडिट वाला मैंने शो करा दिया आपको। एडिट पे क्लिक करोगे, यहाँ से कुछ भी अगर आपने, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एस डी एफ लिख लेता हूँ, सेव चेंज करता हूँ, ओके करता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ तो ये हमारे पास ईमेल भी चेंज हो गया। ठीक है, अब ये ईमेल चेंज हो गया और उसके बाद हम देख लेना है डिलीट। अब ये जो डिलीट फंक्शन है बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो भी यही कर रहा है। सबसे पहले वो चेक करेगा कि कोई स्टूडेंट जो है वो हमारा सेलेक्ट है। स्टूडेंट सेलेक्ट कैसे चेक करेगा कि ना, जो हमने फॉर एग्जांपल जैसे ही हमने व्यू डिटेल्स पे क्लिक किया है तो हमारे पास एक स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया, उसकी आईडी सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेगा, वो डिलीट वाली फंक्शन यूज़ करके, एंड पॉइंट हमारे पास डिलीट स्टूडेंट था तो उसको यूज़ करके ये जो स्टूडेंट सेलेक्टेड स्टूडेंट स्लैश डॉट आई वाली चीज़ है ना, ये बेसिकली हमारे पास क्या था, हम अगर बैक एंड पे जाएँ तो हम यहाँ पे एक आई मांग रहे थे। ठीक है, आईडी या क्या लो या जो भी है, हम एक पैरामीटर मांग रहे थे कि उसके हिसाब से हमने उस डाटा को डिलीट करना है जिसकी ये आईडी प्रोवाइडेड होगी, तो हमने यहाँ पे वो आईडी प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है हमारे पास जो है स्टूडेंट वो डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद हमने मॉडल क्लोज का फंक्शन लगाया हुआ है और मॉडल क्लोज वाला ये था कि जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारा ये मॉडल क्लोज हो जाए, वही फंक्शन इसके ऊपर लगा हुआ है, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद रिफ्रेश स्टूडेंट लिस्ट, वही मैंने बताया, वो स्टूडेंट को दोबारा फैच कर रहा है। उसके बाद हमने जैसे स्टेट्स बनाई थी, लोडिंग की एरर की स्टेट बनाई थी और स्टूडेंट की लेंथ अगर 0 है तो वो नो स्टूडेंट फाउंड, ये बेसिकली एरर हैंडलिंग हो रही है यहाँ पे और कुछ नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हमारा पास हमने ये देख लिया था कि हमने उनको मैप कैसे किया। जो स्टूडेंट है, मैप फंक्शन यूज़ होता है बेसिकली जब हमारे पास एरे आ रहा होता है, डाटा एरे के अंदर है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना हुआ है हमारे पास बेसिकली स्टूडेंट्स का, तो हम उसके अंदर जो भी डाटा है ना उसको बारी बारी शो कराने के बजाय हम मैप फंक्शन यूज़ कराते हैं कि जितना भी डाटा है वो खुद ब खुद ही मैप हो जाएगा हर लिस्ट के अंदर, एक हर रो के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट मॉडल था जिसके अंदर हमने कुछ पैरामीटर प्रोवाइड किए हैं। ऑन क्लोज के ऊपर हमने ऑन क्लोज वाला मॉडल पास किया है, एडिट के एंड डिलीट स्टूडेंट किया। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया एडिटिंग और उसके बाद डिलीटिंग वाला। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं ऐड स्टूडेंट का, क्योंकि वो इसके अंदर नहीं है, हमने प्रोवाइड किया। मैंने कहा चलो एक और उसके अंदर भी कर सकते थे, बट मैंने कहा चलो एक और कंपोनेंट में बना के उसके अंदर हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोबारा हमने एक इंटरफेस बनाया है प्रॉप्स के लिए, ऑन क्लोज का फंक्शन बनाने के लिए। ठीक है, ऑन क्लोज वाला बनाया और उसके बाद हमने कुछ स्टेट्स फॉर्म डाटा के नाम से एक स्टेट बना ली है जिसके अंदर हम कुछ चीज़ें ले रहे हैं, स्टूडेंट आईडी नेम, वही चीज़ें जो हमने पहले डिफाइन की हुई हैं। ठीक है, और उसके बाद एरर वाली एक स्टेट बना ली है कि अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो वो बता देगा। ठीक है, यहाँ पे वही सारी चीज़ें। अच्छा, वो फिर दोबारा से हैंडल चेंज आ गया, हैंडल जेंडर चेंज। अच्छा, यहाँ पे एक हैंडल जेंडर चेंज, ये बेसिकली क्या है, हमने रेडियो बटन की स्टेट सेव करने के लिए हमने एक ये बना लिया, स्टेट बना लिया। ठीक है, उसके बाद हमने हैंडल सबमिट का एक फंक्शन बना लिया। अच्छा, हैंडल सबमिट का फंक्शन यहाँ पे मेन है और यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, सबसे पहले तो प्रीवेंट डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद फॉर्म जो है वो वैलिड, हमने एक बूलियन बनाया है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक बूलियन बनाया फॉर्म वैलिड का नाम से। तो बेसिकली ये क्या चेक करेगा कि आपका जो आपने डाटा इनपुट किया है वो वैलिड है कि वैलिड नहीं है, ये उसकी स्टेट चेक करेगा जस्ट। ठीक है, और उसके बाद हमने एक बना लिया है, एक और वेरिएबल बनाया है एरर्स के नाम से, जो बेसिकली क्या चेक करेगा, जो हमारे पास अगर कोई डाटा
नहीं हमने प्रोवाइड किया हुआ है तो वो चेक करने के लिए कि भाई वो मौजूद है या नहीं मौजूद, तो उसकी स्टेट चेक कर रहा है। वो उसका हम एक एरर जनरेट करा रहे हैं, वो हम कुछ भी जनरेट करा सकते हैं। जैसे कि हम अगर फर्स्ट देख लें स्टूडेंट आईडी वाली, तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, फॉर्म डाटा डॉट स्टूडेंट आईडी डॉट ट्रिम फंक्शन यूज़ करके, ताकि अगर उसके अंदर कोई स्पेसिस वगैरह है तो वो उसको निगलेक्ट कर देगा। और फिर हमें उसके बाद अगर वो एम्प्टी है तो हमारे पास एक न्यू एरर जनरेट करेगा कि स्टूडेंट आईडी जो है वो रिक्वायर्ड है, जो आपने प्रोवाइड नहीं की। और उसके बाद चेक करेगा कि फॉर्म वैलिड है नहीं वैलिड। अगर तो वहाँ पे कुछ था तो ना तो ये एरर आएगा और ना ही ये वाली चीज़ कंडीशन जो है वो अप्लाई होगी, वो डायरेक्ट सेव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो सबसे पहले ये एरर जनरेट करेगा और उसके बाद हमारे पास फॉर्म जो है ना वो इनवैलिड हो जाएगा, वो सेव नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह हमने बाकी चीज़ों के साथ भी किया हुआ है। और उसके बाद हमने ये कंडीशन लगाई हुई है कि अगर सब कुछ है और फॉर्म भी वैलिड है तो वो क्या करेगा, अब वो एक्सियोस के अंदर से पोस्ट मेथड लेगा, एक्सियोस डॉट पोस्ट मेथड करेगा और ऐड स्टूडेंट की हमारे पास जो एंड पॉइंट था उसको लेगा और उसके अंदर फॉर्म डाटा जो है वो पुश कर देगा। और जैसे वो पुश करेगा उसके बाद हमारे पास जो फॉर्म डाटा आया, जो हमारे पास ये सारे हैं इनपुट फील्ड हैं, उनको एम्प्टी कर देगा। ठीक है, और बस ये था। और उसके बाद हमने दोबारा से वही सेम चीज़ें जो हमने स्टूडेंट मॉडल, ये स्टूडेंट मॉडल बनाया हुआ था, वही सेम चीज़ें ऐड स्टूडेंट के अंदर हमने यूज़ की हुई हैं और नथिंग एल्स। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया बैकएंड कोड का जो रिव्यू था। अब एक दो हम दोबारा सारी एप्लीकेशन जो है ना उसको रन करके देख लेते हैं। तो बैकएंड हमारा रनिंग पे है, बैकएंड चेक करना है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लोकल होस्ट 5000। अगर तो हमारे पास ये एरर आ रहा है कैंट गेट स्लैश का, तो मतलब आपका बैकएंड रनिंग है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं ऐड स्टूडेंट के ऊपर। न्यू स्टूडेंट ऐड कर दिया और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास प्रीवियस आईडी हमने ये दी थी, हम यहाँ पे दे देते हैं 76। ठीक है, मेल और उसके बाद ये नंबर 11 लेटर्स का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर हमने स्टूडेंट आईडी नहीं दी, जैसे हम ऐड स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हो फिल आउट दिस फील्ड, ये एरर आ गया। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 706 और उसके बाद अगर हम फॉर एग्जाम्पल ये पहले था कि अगर इसकी तादाद कम है 11 से तो ये दोबारा इनवैलिड फॉर्मेट दे देगा 3 और ये स्टूडेंट ऐड हो जाएगा। जब सब कुछ सही हो जाएगा तो स्टूडेंट ऐड हो जाएगा। रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे गए और एडिट के ऊपर क्लिक किया। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका जेंडर चेंज नहीं करना चाहता, जेंडर चेंज करना चाहता हूँ तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे मेल के ऊपर और मैं इसका नाम भी चेंज करना चाहता हूँ, थोड़ा टीरा देते हैं और ठीक है, जैसे सेव चेंज किया ये सेव हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास सेव हो गया। अब हम यहाँ पे आएंगे डिलीट का चेक लेते हैं, जैसे हम डिलीट पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट डिलीट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे हम ये भी लगा सकते हैं, पहले कंफर्मेशन बॉक्स दे सकते हैं कि भाई हाँ तुम्हें डिलीट करना है या नहीं डिलीट करना। ठीक है, ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं। अच्छा ये तो हो गया फ्रंट एंड। अब हम चलते हैं ज़रा अपने मोंगोडीबी के ऊपर और वहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास डाटा स्टोर हुआ है कि नहीं स्टोर हुआ। तो यहाँ पे आना है, रिफ्रेश पे क्लिक करो। देख लो यहाँ पे एक टेस्ट नाम का डाटाबेस बना है और डाटाबेस के अंदर स्टूडेंट्स नाम की वो एक क्लस्टर बन गया जिसके अंदर हमारे पास डाटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब वही आ गया, स्टूडेंट आईडी आ गई, फाइज आ गया, नेम ये आ गया, मेल आ गई, ईमेल, ये सब कुछ। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर आप चेंज करते हो ना, मैं फॉर एग्जाम्पल इसको चेंज कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ और तो यहाँ पे अपडेट हो गया। ठीक है, अब हम जरा ना अपने उसके ऊपर चलते हैं फ्रंट एंड के ऊपर। फिलहाल हम चेक करें, यहाँ पे ईमेल है, जैसे हम रिफ्रेश करेंगे ईमेल हो गया। ठीक है, तो हम बैकएंड के अंदर से भी इसके अंदर से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसलिए अपना बैकएंड का कोड कभी भी किसी को नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टूडेंट्स के गया, हाँ ये बैकएंड का कोड देखें जहाँ पे हमने अभी ई फाइल के अंदर अपना मोंगोडीबी लगाया था यूआरआई, ये मोंगोडीबी की यूआरआई भी किसी को नहीं देनी, क्योंकि इसके अंदर आपके पास यूज़र नेम भी है और आपका पासवर्ड भी है। अगर मैं इसी मोंगोडीबी यूआरआई को उठाऊँ और इसके अंदर मोंगोडीबी कंपास के अंदर ओपन करूँ न्यू कनेक्शन से और इसे यहाँ पेस्ट करके कनेक्ट करूँ तो मेरे पास ये है ना आपका जो बैकएंड है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो अगर किसी के पास ये है तो वो आपके जो भी आपका डाटाबेस है ना उसके अंदर आपकी मॉडिफिकेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये किसी का नहीं बड़ाई करनी। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक था कि आपकी एप्लीकेशन क्या है और कैसे वर्क कर रही है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अगर आपने ये तो हो गया ना कि आपने जो प्रीवियस है वो बना हुआ था एप्लीकेशन उसको कैसे बनाना है, तो उसको कैसे मॉडिफाई करना है या जो भी है।
अगर हमने यहाँ पे बनानी है न्यू एप्लीकेशन तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे बना देते हैं टेस्ट नाम के फोल्डर बना देते हैं, उसके अंदर हमने ओपन कर लेना है, या पावर शेल भी ओपन कर सकते हो, CMD भी ओपन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे ओपन करके आपने सबसे पहले बैकएंड बना देना, बैकएंड सॉरी मेक डायरेक्टरी बैकएंड। सो बेसिकली ये क्या करेगा, एक डायरेक्टरी बना देगा बैकएंड, के अंदर हम जाएंगे CD बैकएंड, और यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे npm init। तो बेसिकली npm init क्या करेगा, npm init हमारे पास एक बैकएंड के ऊपर हमारे पास जो बैकएंड का एक इन्वायरमेंट सेट कर देगा, जिसको हम फॉर एग्जाम्पल क्या देते हैं फर्स्ट, डिस्क्रिप्शन कोई नहीं है, इंटर पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब अगर हम इसके अंदर जाएं बैकएंड के अंदर, तो हमारे पास पैकेज डॉट जेसन नाम की एक फाइल ओपन होगी। अगर मैं इसको VS कोड के अंदर ओपन करूँ, तो ये हमारे पास टेस्ट वर्जन आ गया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आप वहाँ से भी दे सकते हो, यहाँ से भी दे सकते हो, मेन फाइल जो है इको आ गई, ये सब कुछ आ गया, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आना और यहाँ पे कुछ पैकेज इंस्टॉल करना है, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, आपने उसके बाद है, और उसके बाद ये कमांड लगानी है, ठीक है। इंस्टॉल क्या करना है, हमने एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है और नोड 1 इंस्टॉल करना है, और उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करनी है, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमें एक्सप्रेस की टाइप्स भी इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, और बस। और उसके बाद हमने माइनस माइनस ये टाइप कर देना, क्योंकि ये टाइपस्क्रिप्ट के लिए होता है। अच्छा, यहाँ पे नोड 1 क्या है, नोड 1 बेसिकली आपका जो है ना सर्वर को हैंडल करने के लिए होता है, कि जैसे कोई चेंजेस आती हैं सर्वर के अंदर, वो सर्वर को रीस्टार्ट कर देता है, ठीक है। इंटर दबा देना। अच्छा, जब तक ये हो रहा है इधर हम देख लेते हैं हमने इसके बाद फ्रंट एंड को कैसे वो करना है, ठीक है। फ्रंट एंड को करने के लिए आपने यहाँ पे दोबारा से पावर शेल ओपन कर लेना। पावर शेल ओपन करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे एक कमांड लगानी है, npm इंस्टॉल npm create react एट द रेट ऑफ लेटेस्ट, लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना तो वर्क मर्जी। फ्रंट एंड ये बेसिकली आपके प्रोजेक्ट का नाम, उसके बाद माइनस माइनस टेम्पलेट टाइपस्क्रिप्ट, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करें, और इंटर दबा देना। जस्ट ये इंटर दबाने के बाद आपने और कुछ नहीं करना, ठीक है। और इंटर दबाने के बाद आपने जब ये बन जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगी, तो परेशान नहीं होना, उसके लिए हमारे पास ये पैकेज इंस्टॉल होंगे। अच्छा, ये पैकेज इंस्टॉल करने के बाद आपने नेक्स्ट जो चीज़ इंस्टॉल करनी है वो हमारे पास npm इंस्टॉल कोर्स, और उसके बाद मोंगोज और डॉकिंग भी, बस। और इसके बाद आपने बैकएंड स्टार्ट कर देना, ठीक है, बैकएंड का कोड करना। और उतनी देर में शायद हमारी ये भी हो गई हो। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम लेगी, तो मैं इसको टर्मिनेट कर दूँगा। अच्छा, टर्मिनेट करने का मकसद ये टाइम लेगी, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर npm इंस्टॉल, सॉरी ये हम बैकएंड के अंदर थे, तो बैकएंड के अंदर नहीं आना, बैकएंड के अंदर आपने नहीं बनानी, आपने इधर बनानी है इस जगह पे, ठीक है। और उसके बाद आपने एक्सियोस इंस्टॉल करना है, ऑप्शन आप कर लोगे, तो उसके लिए कुछ नहीं है, आपने यहाँ पे आना है npm इंस्टॉल एक्सियोस, बस ये लिख देना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।